नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनका नाम है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहले हम लोग थैलोफाइटा के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थैलोफाइटा पौधों के एक आदिम समूह को संदर्भित करता है, एक आदिम समूह को संबोधित करता है थैलोफाइटा। जैसे आप नाम में ही देख रहे हैं थैलो का मतलब हो जाएगा थैलस। ये थैलस वाले पौधे होते हैं, जिन्हें थैलस वाले पौधे कहा जाता है। ये थैलस के जैसे होते हैं, ये सरल होते हैं, अविकसित प्रकार के पौधे होते हैं। ये एकदम सरल संरचना होती है इनकी, और इनका ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, एकदम अविकसित पौधे होते हैं। ये मुख्यतः जलीय एवं नम स्थानों में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी होता है या फिर थोड़ा थोड़ा पानी होता है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है, ऐसे स्थान पर ये पाए जाते हैं, नम पौधों में पाए जाते हैं। इनमें जड़, तना और पत्तियों जैसी भौतिक अंगों का विभेदन नहीं हुआ था। जैसे हर पौधे हम लोग देखते हैं, पेड़ वगैरह, उसमें जड़ होता है, तना होता है, पौधे होते हैं, इसमें ये विभाजन नहीं हुआ रहता है, एक थैलस के समान होते हैं। इनका शरीर संगठन थैलस के रूप में होता है, जो अविकसित और पूर्ण रूप से संगठित होता है। पूर्ण रूप से संगठित एवं पूर्ण रूप से अपूर्ण रूप से संगठित होता है, अपूर्ण रूप से संगठित होता है। इनका शरीर एकदम थैलस के समान होता है और अपूर्ण रूप से संगठित होता है। फिर आता है थैलोफाइटा की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी संरचना कैसी होती है? एक सरल संरचना होती है। इनका शरीर थैलस के रूप में होता है, जिनमें जड़, तना और पत्तियों का स्पष्ट विभेदन नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल थैलोफाइटा का। इसमें कोई जड़, तनों, पत्तियों में विभाजन, एकदम थैलस के रूप में पाए जाते हैं। फिर आ जाता है इसका कोशिकीय संगठन कैसा होता है। तो ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें एक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और कुछ पौधे जो होते हैं उसमें मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। फिर इसमें पोषण का प्रकार क्या होता है, ये किस प्रकार के पोषी होते हैं? तो अधिकतर ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और कुछ परजीवी और मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। तो कुछ जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं जीव दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, और कुछ मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। फिर आ जाते हैं इनके प्रजनन के बारे में। ये प्रजनन कौन कौन से करते हैं? तो ये पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं असेक्सुअल दोनों प्रकार की ही प्रजनन करते हैं, दोनों टाइप के करते हैं। कुछ पौधों में सेक्सुअल होगा, कुछ में असेक्सुअल होगा। ये लैंगिक प्रजनन में ईसोगैमी, इनिसोगैमी और ओयोगैमी पाई जाती है। फिर आ जाता है कैसे वातावरण में पाए जाते हैं। तो इनका अधिकांश जो होते हैं ये जलीय वातावरण में, स्थलज में या फिर नम मिट्टी में पाए जाते हैं। फिर आ जाता है थैलोफाइटा का वर्गीकरण कितने उसमें किया गया है। तो थैलोफाइटा का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं अपन की एल्गी 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 शैवाल, हरा, भूरा, लाल शैवाल इसमें आते हैं। हरे, भूरे, लाल शैवाल जो होते हैं इसमें आते हैं। ये मुख्यतः जलीय होते हैं, क्योंकि ये तो जल में ही पाए जाते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं एल्गी। और इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण होता है स्पायरोगायरा और वॉलवॉक्स और अलगा। ये तीनों एग्जाम्पल हैं इसके। फिर आ जाते हैं अपन दूसरे फंगी हो जाते हैं। फंगी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये गैर हरित पौधे मतलब ये हरे रंग के पौधे नहीं होते हैं, और ये मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। जैसे वो स्वपोषी होते हैं, ये नहीं होते, मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं करते हैं, इसलिए तो निर्भर करते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ पर। ये इसका उदाहरण होता है राइजोपस और म्यूकर। फिर आ जाते हैं अपन का लाइकेन। लाइकेन ये एक सहजीवी संबंध होगा, ये तो ऑलमोस्ट लोग पढ़े ही रहते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेंड से ये आ जाता है ये। तो लाइकेन में होता है एक शैवाल और फफूंद का सहजीवी संबंध होता है, जिसमें एक दूसरे को वो लाभ पहुंचाते रहते हैं। तो यह शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है, उदाहरण लाइकेन। महत्व, इनका महत्व कहाँ कहाँ होता है वो अपन पढ़ते हैं। तो शैवाल जल में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। चूंकि शैवाल जो होते हैं ग्रीन होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसके फलस्वरूप जो होता है ये क्या, और वो ऑक्सीश्वसन भी होती है, जिस कारण जिसमें शैवाल जो होते हैं ऑक्सीजन पैदा करते हैं। मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक ये
प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी होते हैं ये। और दूसरा क्या होता है, फफूद, जो अपन वो देखें, फफूद यानी फंगी जो होते हैं, उनसे एंटीबायोटिक्स जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में उपयोगी होते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं और ये खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी उपयोगी होते हैं। लाइकेन जैव संकेतक के रूप में वायु की गुणवत्ता का मापन करते रहते हैं, मतलब वायु की गुणवत्ता कैसे, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, वो शुद्ध है अशुद्ध है, ये सारी चीज़ों का मापन करते हैं, तो इनके महत्व हो जाते हैं। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, निष्कर्ष ये निकलता है कि थैलोफाइटा पौधों के विकास का प्रारंभिक चरण दिखाते हैं, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि जब पौधों का विकास माना जाता है तो प्रारंभिक चरण जो होता है वो थैलोफाइटा से ही शुरुआत होती है। इनके अध्ययन से पौधे के विकास इनका अध्ययन करने से हमें पौधे के विकास और पर्यावरण में उनके योगदान को समझने में मदद मिलती है। मतलब शुरुआत जो होती है माना जाए पौधों की, तो थैलोफाइटा से ही मानी जाती है। फिर आ जाते हैं अपन के सेकंड टॉपिक ब्रायोफाइटा पे। ब्रायोफाइटा पौधे के विकास की प्रक्रिया में थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच के वर्ग में आता है। जैसे बताए तीनों वर्गों के बारे में, सबसे पहले आ जाएगा अपन का थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा जो आता है इन दोनों के बीच में आ जाता है, विकास के बीच में आ जाता है। ब्रायोफाइटा पौधे के विकास की प्रक्रिया में थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच का वर्ग है। इन्हें अविकसित स्थलीय पौधा कहा जाता है। अविकसित होते हैं, ये भी लगभग अविकसित होते हैं, स्थलीय पौधे होते हैं। और ये स्थलीय पौधे होते हैं क्योंकि ये स्थल और जल दोनों स्थानों पर व्याप्त करते हैं। ये जो होते हैं जल में भी पाए जाएंगे और भूमि में भी पाए जाएंगे, दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। इसलिए इसको सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। यानी कि पौधे जगत का उभयचर किसे बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को। तो प्लांट किंगडम का उभयचर किसे बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को। इसको प्राण जनक। और ये प्रजनन के लिए जल पर ही निर्भर करते हैं। ये वैसे तो स्थल में रह सकते हैं, लेकिन अगर इनको प्रजनन करना है तो इनको जल की आवश्यकता होती है, जल में ही जाकर के प्रजनन की क्रिया करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके बारे में। फिर आ जाता है ब्रायोफाइटा की विशेषता, ये किस आवास में रहते हैं, ये नम, छायादार और जलीय स्थान पर उगते हैं। कुछ सदस्य दीवारों, पत्थरों, पेड़ों और मिट्टी की सतह पर पाए जाते हैं। ये भी मोस्टली नाम होगा, जहाँ छायादार होगा, जलीय स्थान वो वहीं पर उगे होंगे। और कुछ पौधे जो पत्थर दीवारों पर नहीं उगाते हैं पौधे, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। फिर इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की इनकी संरचना कैसी होती है, इनमें जड़, तना, पत्तियां जैसे अंगों का पूर्ण विकास नहीं होता, मतलब थोड़ा थोड़ा विकास हो जाता है जड़, तना, पत्तियों का, लेकिन पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इनका शरीर थैलिड या काईनुमा होता है, काईनुमा शरीर में विभाजित हो जाए, ये भी एकदम थैलस जैसे ही होते हैं। मतलब कुछ कुछ संरचना होती है, जैसे जड़ के स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं और पौधों को पकड़ने और जल को अवशोषण में मदद करते हैं। नीचे नीचे कुछ कुछ पौधों में आप देखते हैं, अगर उसको निकालेंगे तो उसमें एक पतली पतली जड़ के रूप में पाई जाती है, जिसे जड़ नहीं राइजोइड बोला जाता है। वो कभी भी पौधों को पकड़ने और जल को अवशोषण, जल का अवशोषण तो उसी चीज से करते हैं, जड़ से ही करते हैं, तो वो जड़ का काम जो होता है यहाँ पर राइजोइड करते हैं, तो जल का अवशोषण ये करते हैं राइजोइड्स। इसका आप एग्जाम्पल ये इसकी फोटो देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण किस तरह से करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फिर आ जाता है अपन का रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं, ये अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं। किसमें होता है अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्ट्स के माध्यम से होता है। अलैंगिक प्रजनन जो होता है स्पोर्ट्स के माध्यम से होता है, और लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन होगा तो उसमें बीजाणु जिसे बोला जाता है, बीजाणु स्पोर्ट्स उसके माध्यम से होगा, लेकिन लैंगिक प्रजनन होगा तो अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है। नर युग्मक को पानी की सहायता से मादा युग्मक तक अंडा पहुंचाया जाता है। नर युग्मक को पानी की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। जैसे मेल गैमेटोफाइट्स बने ना, वो पानी की सहायता से तैरते तैरते, इसीलिए तो उनको मुख्यतः पे पानी की आवश्यकता होती है। पानी में जब मेल गैमेटोफाइट्स बनेंगे तो फिर उसके बाद पानी की सहायता से जाते जाएंगे, तैरते जाएंगे पानी में, जहाँ पे मादा युग्मक मिल जाती। कभी ऐसा होता भी नहीं होता है, तो मोस्टली ये ऐसे ही होता है। फिर मादा युग्मक मिलेगी, वहां पर से आगे की रिप्रोडक्शन की क्रिया हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पानी की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। फिर आ जाता है इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। बायोफाइटा में डिप्लोहैप्टिक जीवन चक्र पाया जाता है, डिप्लोहैप्टिक जीवन चक्र इसमें पाया जाता है। फिर आ जाता है इनमें एक गैमेटोफाइट की अवस्था प्रमुख होती है, जहाँ पौधे हैप्लॉइड होते हैं और स्पोरोफाइटिक अवस्था पर निर्भर होती है। ओके।
फिर उसके बाद आ जाती है छठवां, वेस्कुलर टिश्यू। इसमें वाहिकीय ऊतक, जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं पौधे में पाए जाते हैं, वाहिकीय ऊतक, जाइलम जो होता है जल ले जाने का कार्य करता है, फ्लोएम खाना ले जाने का कार्य करता है, तो इसमें ये चीज़ें अनुपस्थित रहती हैं। जल और पोषण का स्थानांतरण जो होता है, इसमें स्थानांतरण विसरण द्वारा होता है। विसरण की क्रिया द्वारा इसमें जल और पोषण तत्वों का स्थानांतरण होता रहता है। फिर आ जाते हैं बायोफाइटा का वर्गीकरण। बायोफाइटा को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले लीवरवर्ट्स। ये कैसे होते हैं? ये पौधे सपाट थैलस या छोटे पत्तीदार संरचना होते हैं। ये जो होते हैं एकदम सपाट हो जाते हैं, थैलिस की संरचना, जैसे छोटी छोटी पत्ती नहीं होती उस तरह की संरचना के होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया है मार्केसिया। का एग्जाम्पल होता है मार्केसिया। सॉरी सॉरी ये इसका एग्जाम्पल होता है मार्केसिया। फिर आ जाता है अपन का सेकंड, हॉर्नबर्ड्स। हॉर्नबर्ड्स की लंबी और सिलेंडरानुमा स्पोरोफाइटिक संरचना होती हैं। ये लंबी होती है और जैसे सिलेंडर नहीं होता उस प्रकार से एक स्पोरोफाइटिक यानी बीजाणु जैसी संरचना होती है। और इसका एग्जाम्पल होता है एंथ्रोस। एंथ्रोस ये इतना मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में। फिर आ जाता है ब्रायोपिटसिट्स यानी मोसेस। ये कैसे होता है? इनका शरीर पत्ती जैसा छोटा भागों में विभाजित होता है, उदाहरण फर्निया और स्पेनगम। तो इसके बाद आ जाते हैं ब्रायोफाइटा का महत्व क्या होता है। पारिस्थितिकी में भूमिका, ठीक है, परिस्थितिकी में अपने परिस्थितिकी तंत्र में ये क्या भूमिका निभाते हैं? ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल धारण क्षमता में बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे पानी बरसात हुई तो मिट्टी का कटाव होने लगता है, बहने लगती है, तो उसको रोकते हैं। और जल जितना जल वो अवशोषित कर लेते हैं, मिट्टी में जितनी अवशोषित करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं ब्रायोफाइटा। फिर आ जाता है औषधि उपयोग। इनको औषधि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। कुछ ब्रायोफाइटों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा बनाने में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है। जैविक संकेत, ये पर्यावरण की नमी और प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब अगर नमी और प्रदूषण स्तर तो ठीक है ना, तो ये सही रहेंगे। अगर प्रदूषण स्तर एकदम सही है, नहीं है तो सूखने लग जाएंगे, तो उससे तो पता ही चल जाता है किसमें जमीन में नमी और प्रदूषण स्तर किस प्रकार का है। ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में भी कार्य करते हैं। इसमें स्पैनगम मॉस का उपयोग पीट के रूप में किया जाता है। इसमें ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ब्रायोफाइटा और उनके पर्यावरणीय महत्व को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों को और उनके पर्यावरण में इनके अध्ययन से हमें पौधों की जलीय स्थलीय जीवन शैली के बीच में संक्रमण समझने में मदद मिलती है। फिर आ जाते हैं अपन के लास्ट टॉपिक में, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा पौधे के विकास में ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी है। किसके किसके बीच की? ब्रायोफाइटा, इधर ब्रायोफाइटा और इधर जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी होती है। ये बीच की कड़ी हो जाती है। इसमें पहले संवहनीय पौधे, इन्हें पहले संवहनीय पौधे कहे जाते हैं। जैसे जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, वो टेरिडोफाइटा जो होते हैं पहले पौधे होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। ये स्थलीय पौधों के विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण दर्शाते हैं। मतलब अगर बोला जाए तो स्थलीय पौधों का जब विकास होता है ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। फिर आ जाते हैं टेरिडोफाइटा की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो यही विशेषता है कि इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ये पहले संवहनी पौधे होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम विकसित होते हैं। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम पोषक तत्वों का संवहन करता है। फिर दूसरा आ जाता है इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। अभी दो हम लोग पढ़ के आए उसमें वो दोनों जड़ तना पत्ती में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं थे, लेकिन ये जो होते हैं स्पष्ट रूप से जड़ तना पत्तियों में विभाजित हो जाते हैं। पत्तियां छोटियां बड़ी हो सकती हैं, पत्तियां छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। ये आप देख सकते हैं पत्तियां दिख रही हैं, नीचे तना, फिर उसके बाद जड़। फिर आ जाता है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? ये बीज रहित पौधे होते हैं, इसमें बीज नहीं पाया जाता है। जो स्पोर यानी बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। स्पोरोफाइटिक अवस्था प्रमुख होती है। पौधे द्विगुणित होते हैं। पौधे जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं।
लैंगिक प्रजनन के लिए गीला नम वातावरण आवश्यक होता है। अगर ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनके लिए गीला यानी जहाँ पर पानी वगैरह और नम वातावरण इनके लिए आवश्यक हो जाता है। स्पोरोफाइटिक के अंतर्गत बीजाणुधानी पाई जाती है जहाँ बीजाणु बनते हैं। इसमें जो होता है स्पोरोफाइटा के अंतर्गत एक बीजाणुधानी पाई जाती है जहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। फिर आ जाते हैं अपन के लाइफ साइकिल के बारे में। इनका जीवन चक्र डिप्लोहैप्टिक होता है। स्पोरोफाइटा 2n और गैमेटा यानी डिप्लॉयड होते हैं। स्पायरोफाइटा जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जो गैमेटोफाइटे होते हैं वो अगुणित होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। दोनों अलग अलग जीवन चक्र में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वातावरण। ये रहते किस वातावरण में? मुख्यतः नम और छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। कुछ जलीय और कुछ स्थलीय पौधे होते हैं। तीनों में मोस्टली चीज ये देखने को मिली कि नम और छायादार स्थान पर ही पाए जाते हैं। फिर आ जाता है टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो इनको 4 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। साइलोपेट्सा इसमें प्राचीन टेरिडोफाइटा जिनमें पत्तियां जड़ अनुपस्थित होती हैं, ये सबसे पुराने टेरिडोफाइटा होते हैं। साइलोपेप्टिड्स जिसमें पत्तियां जड़ अनुपस्थित हो जाती हैं, साइलोप्टम इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर दूसरा आ जाता है अपन का लाइकोपिड्सा इसमें छोटी पत्तियां और जड़ें पाई जाती हैं। इसका लाइकोपेप्टाइड और सेनेजिलिया इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं अपन के स्फोनोफिड्सा इसमें तना का खंड विभाजित होता है। इसमें तनों में नोट्स पाए जाते हैं। तनों की मुख्य विशेषता क्या होती है? नोट्स और इंटरनोट्स। तो इसमें नोट्स पाए जाते हैं और पत्तियों शाखाओं में गुच्छ के रूप में रहती हैं। इक्विसिटम इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पेट्रोपेप्सिडा इसमें इसे फर्न कहा जाता है, जो टेरिडोफाइटा का सबसे विकसित वर्ग माना जाता है। वो तो सबसे अविकसित था और सबसे विकसित वर्ग कौन सा माना जाता है? फर्न माना जाता है। इसमें पत्तियां बड़ी शाखित होती हैं और उदाहरण इसके क्या होते हैं? ड्रायोपेट्रिस, एलिजा और पेट्रिस्ट, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर आ जाता है टेरिडोफाइटा के महत्व क्या क्या होते हैं। पारिस्थितिकी भूमिका यानी पारिस्थितिक तंत्र में ये क्या भूमिका निभाते हैं? तो ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं, हमारी जैव विविधता को संतुलित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? इनका औषधीय उपयोग क्या होता है? कुछ फर्न का उपयोग पारंपरिक औषधि के रूप में किया जाता है। फिर इनका उपयोग फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। एलोजा जैसे टेरिडोफाइटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक और खेतों के उर्वरक रूप में कार्य करते हैं। ये कुछ टेरिडोफाइटा जो होते हैं नाइट्रोजन का स्थरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर कर देते हैं, तो ये खेतों में उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। फिर इनका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। कई फर्न पौधे सजावटी पौधे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन। प्राचीन टेरिडोफाइटा जीवाश्मों का उपयोग कोयले के उत्पादन में होता है। प्राचीन टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनका उपयोग जीवाश्मों के उत्पादन में किया जाता है। फिर से निष्कर्ष क्या निकलता है? टेरिडोफाइटा पौधों के संरक्षण और विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसका अध्ययन पौधों के संवहनी तंत्र और विकासन की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। तो इससे मुख्यतः हम तीनों में निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं अपन के ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा सबसे अविकसित माना जाता है, सबसे नीचे वाला माना जाता है। थैलोफाइटा वो थैलस के रूप में पाया जाता है। थैलोथैलस मुख्यतः मिलते रहते हैं। तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता, स्पष्ट रूप से एकदम विभेदित ही नहीं होता, एकदम थैलस के रूप में पाया जाता है। और नम और छायादार स्थान पर पाया जाता है। जल में पाया जाएगा, स्थल में भी जल में पाया जाता है, मोस्टली वो जल में पाया जाता है। और स्वपोषी होता है, कुछ कुछ निर्भर भी करते हैं पर वो स्वपोषी होते हैं, और कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ पर भी निर्भर करते हैं। फिर आ जाते हैं अपन के ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा भी थैलस के रूप में होते हैं, लेकिन उसमें जड़ों की जगह जो होते हैं रिजोम निकले हुए होते हैं, जो कि जड़ों का ही कार्य करते हैं। तो इसमें थोड़ी सा विकास हुआ अपन के ब्रायोफाइटा में। और फिर उसके बाद आ जाते हैं टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइटा में तो तीनों विकसित हो जाते हैं, उससे पौधों का विकास ही माना जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। Please like, share, subscribe my YouTube channel. PDF available.